हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू क्लासेज हल्सी पे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे। तो आइए एक मस्त वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। आप अंत तक बने रहें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं इस सीरीज का। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन आवंधित ठोस का उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन आवंधित ठोस का उदाहरण कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आवंधित ठोस का उदाहरण जो है वह हमारा बर्फ है। और हाइड्रोजन बंधन जो है वह 3 परमाणु बनाते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बंधन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात करें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये आणविक ठोस है, ठीक है ना। आयोडीन जो है वह अध्रुवीय आणविक ठोस है। और NaCl जो है वह किस तरह के यौगिक का उदाहरण है, तो आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर होगा बर्फ, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट के क्रिस्टल तंत्र की संरचना होती है। तो देखिए, ग्रेफाइट के क्रिस्टल तंत्र की संरचना जो है वह षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट के क्रिस्टल तंत्र की संरचना जो है वह षटकोणीय होती है। बात करें अगर त्रिनिताक्ष की तो K2Cr2O7 जो है इसके उदाहरण है। और इसमें जो है तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं त्रिनिताक्ष में। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर का एग्जाम्पल है हमारा अल्फा सल्फर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिस्टल अक्षों पे जो है वह कटान दिया हुआ है तो इसका मिलर निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए, मिलर निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि A के जो कॉफिशिएंट होते हैं सबसे पहले हम लोग उनको लिखते हैं, B के कॉफिशिएंट हैं उनको लिखते हैं और C के कॉफिशिएंट उनको लिखते हैं। उनके रेसिप्रोकल को हम लोग लिखते हैं, तो उनके रेसिप्रोकल को लिख दिए। और यहाँ पे जो है वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो इस दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो LCM होता है वो 6 होता है। तो 6 से यदि हम इसको भाग देंगे तो इस प्रकार से हमारा आएगा। अब यहाँ पे काट छांट करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 6, यही हमारा मिलर निर्देशांक होगा अक्ष का। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा राइट आंसर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अच्छा से देखिएगा इसे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्विआयामी षटभुजीय सीमित पैकिंग की जो है वह समन्वय संख्या होती है। तो जैसे ही आपका 2 डायमेंशनल आ गया और षटभुजी आ गया, षटभुजी मतलब 6 भुज वाला, तो निश्चित रूप से जो है वह इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो क्या होगी, 6 होगी। द्विआयामी षटभुजीय सीमित पैकिंग की जो समन्वय संख्या होती है वो कितना होती है, 6। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, CCP या FCC व्यवस्था की समन्वय संख्या कितनी होती है। कई एक दफा ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसे निश्चित रूप से जो है अच्छे से समझेंगे। CCP और FCC व्यवस्था की समन्वय संख्या जो है वह कितनी होती है, 12 होती है। और मैंने पहले ही बताया था कि BCC की जो है वह कितनी होती है, तो 8 होती है। इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, A और B तत्वों के संयोग से बने यौगिक B परमाणु घनाकार सीमित पैकिंग CCP जालक बनाते हैं और A परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हैं। अब जरा सा आप ये सोचिए कि B परमाणु जो है वह क्या कर रहा है, CCP व्यवस्था बना रहा है। तो B परमाणु बना रहा है, यानी जितना B परमाणु की संख्या होगी उतना ही जालक बनाने में उतना ही अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किससे भरी जा रही है, A परमाणु से भरी जा रही है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि CCP जालक बनाने में हमने B के जो है वह 1 परमाणु या X परमाणु लिया तो हमारे A परमाणुओं की संख्या भी कितनी हो गई, X हो गई। अब हम लोग A और B का जो सरलतम रेशियो देखते हैं तो A और B का जो सरलतम रेशियो होता है वो 1:1 होता है। यानी यौगिक का सूत्र हमारा हो जाएगा AB, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को दर्शाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लौह चुंबकत्व को दर्शाने वाला ऑक्साइड ये आपका CrO2 है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान देंगे। अगर बात करता लौह चुंबकत्व को दर्शाने वाले ऑक्साइड की तो CrO2 इसका क्या है, आंसर है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रवादार ठोस का उदाहरण है। तो देखिए, रवादार ठोस का उदाहरण कौन है यहाँ पे, है ना। प्राप्त जो एग्जाम्पल है इसमें हीरा जो है वह रवादार ठोस का उदाहरण है। और बात करें कांच और रबर की तो कांच और रबर जो है ये बेरवादार ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न हमारा है HCP संरचना में पैकिंग प्रवाह होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था कि HCP संरचना का जो पैकिंग प्रवाह होता है 0.74 होता है और BCC संरचना का जो पैकिंग प्रवाह होता है 0.68 होता है, इसलिए इसे हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों को हम लोग आद संरचना के नाम से ही जानते हैं, तो मूल क्रिस्टल तंत्र या आद संरचना की संख्या होती है 7, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और बात कर लेते हैं अगर हम लोग आकाशीय जालक की, तो आकाशीय जालकों की संख्या जो है या ब्रेव्स जालकों की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो आकाशीय जालक या ब्रेव्स जालकों की संख्या 14 होती है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ख, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान का प्रतिशत है। देखिए BCC इकाई में मुक्त खाली स्थान का प्रतिशत है 32%। चूंकि BCC की संकुलन क्षमता जो है, BCC की संकुलन क्षमता की अगर बात कर लें तो BCC की संकुलन क्षमता होती है 68%, तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा? 32%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? मैंने पहले ही बताया कि HCP संरचना का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, और बात कर लें BCC संरचना का तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वो 8 होता है। और सिंपल क्यूबिक सेल की जो संरचना होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? देखिए जो F केंद्र होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायन रिक्ति होती हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायन रिक्तियों के कारण जो फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उत्पन्न होता है, उसी के कारण जो है वह विशेष गुण, विशेष रंग इसको क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पोटेशियम का जो है वह क्रिस्टलन होता है। तो देखिए जो पोटेशियम होते हैं उनका क्रिस्टलन जो है वह BCC व्यवस्था में होता है, यानी अंतः केंद्रित घनीय जालक में होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा पोटेशियम है और पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण जो है वह BCC व्यवस्था में हो रहा है, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे FCC की, तो HCP में इसकी व्यवस्था होती है और AU का जो है वह CCP में होता है और ZN का HCP में होता है, और इन तमाम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो तमाम का क्या होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या, यानी BCC में हमारे लैटिस बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 2 और FCC में लैटिस बिंदुओं की संख्या 4 और सिंपल क्यूबिक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 1 होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो है वह 52% होती है और इसमें 48% जो है वह रिक्त स्थान होते हैं। कितने होते हैं? रिक्त स्थान, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा, शॉर्ट हो जाना, यानी शॉर्टकी दोष में ठोसों के घनत्व क्या होते हैं? घट जाते हैं। और बात कर ले फ्रैंकल दोष में, तो फ्रैंकल दोष में ठोसों के घनत्व क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? देखिए एक क्रिस्टल से जो है वह 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, यानी ऑप्शन डी, यानी ब्रेव्स जालकों की संख्या 14, आकाशीय जालकों की संख्या 14, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी C6H6 का चुंबकत्व तो कैसा है? तो देखिए C6H6 जो है वह प्रति चुंबकीय पदार्थ है। जब आप देखेंगे संरचना ड्रॉ करके, तो आप इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, तो ये प्रति चुंबकीय होंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें FCC जालक में, तो FCC जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि टोटल 6 फलक, प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु, यानी फलकों पे 3 परमाणु, और एक परमाणु जो होते हैं 8 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण पर 1/8वां भाग, यानी यहाँ से 1 परमाणु कोणों पर, यानी टोटल कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि CSCl के क्रिस्टल जालक की संरचना कैसी होती है? देखिए CSCl के क्रिस्टल जालक की संरचना BCC होती है। CSCl के क्रिस्टल जालक की संरचना BCC होती है और इनकी अगर बात करें BCC की समन्वय संख्या की
तो इनकी 8 उठी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। देखिए, जब वर्ग 14 के तत्वों में इससे जिनके कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर इनसे हम लोग अधिक उच्च कक्षा के तत्वों को मिलाते हैं इनमें, जैसे सपोज कीजिए हमने 5 संयोजकता वाले वर्ग 15 के तत्वों को मिलाया, तो ये n प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं। और इससे कम वाले, अगर मान लीजिए कि हम 3 वर्ग 13 के तत्व को मिलाते हैं जिनकी संयोजकता 3 है, तो वो p प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं, वो बना देंगे p प्रकार के अर्धचालक को। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। Na2O में अगर बात कर लेते हैं हम सोडियम के उप सहसंयोजन संख्या की, तो सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो 4 होती है। और यहाँ पे इस यौगिक में जो है वो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप एकदम बढ़िया से इसको समझ लें। सोडियम की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। अंत केंद्रित यानी बीसीसी व्यवस्था में जो है वह उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया कि बीसीसी व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। और अब अगर आप सीसीपी व्यवस्था या एफसीसी व्यवस्था देखेंगे या एचसीपी व्यवस्था देखेंगे तो उस परिस्थिति में आपको समन्वय संख्या 12 मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ट्रांजिस्टर सेटों में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक कौन होते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर सिस्टम में हम लोग जनरली सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों वर्ग 14 के तत्व हैं, तो मोस्टली हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग जो है वह ट्रांजिस्टर सेटों में या अर्धचालकों के तौर पर करते हैं, यानी ख ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा कांच है वह बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। कांच हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, उच्च अनुभार वाले जो बहुलक हो गए, वो सब के सब जो है वह बेरवेदार ठोस के उदाहरण है। बेरवेदार ठोस को हम लोग काल्पनिक ठोस या अतिशीत द्रव के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है हमारा, NaCl में क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो देखिए, यहाँ पे NaCl के क्रिस्टल तंत्र की संरचना FCC फेस सेंटर्ड होती है, हम लोगों को ध्यान देना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। देखिए, Na2SO4 जो है वह आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जब ये टूटता है तो 2Na+ और SO4 2- के रूप में टूटता है, धन आयन और ऋण आयन के रूप में टूटता है, जबकि ये सब जो है वह आणविक क्रिस्टल के उदाहरण है। तो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जालक जो है हमारा षटकोणीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ट्रांजिस्टर सेटों में निर्माण होने वाला या प्रयुक्त होने वाला तत्व। अभी हमने जस्ट बताया आपको कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे तत्व हैं जिनका ट्रांजिस्टर सेट में हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों वर्ग 14 के तत्व हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हीरे के क्रिस्टल तंत्र की संरचना कैसी होती है। तो हीरा जो है वह सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है या विशाल अणु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जालक में AB व्यवस्था दर्शाई जाती है। देखिए, यहाँ पे किस जालक में AB व्यवस्था दर्शाई जाती है। तो मोस्टली जो हमारा HCP व्यवस्था होता है, ये HCP व्यवस्था में हमारा AB जो है वह टाइप होता है। कहीं कहीं आपको BCC व्यवस्था में भी AB टाइप आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल आंसर है, राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी है, और आप BCC व्यवस्था के साथ भी जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्ग 12 और 16 के अपमिश्रण का उदाहरण है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 12 और 16 का अपमिश्रण का उदाहरण जो है वह ZnS, जिंक वर्ग 12 के तत्व हैं और सल्फर जो है वह वर्ग 16 के तत्व हैं। तो ये वर्ग 12-16 के अपमिश्रण के क्या है, उदाहरण है। बाकी के तत्व अगर हम अल्युमिनियम और फास्फोरस की बात करें तो 13-15 के अपमिश्रण के उदाहरण है, ठीक है ना। और यह भी आपके 13-15 के अपमिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। और यह भी आपके जो है वह 13-15 के जो है वह अपमिश्रण के क्या है, उदाहरण
उदाहरण है। तो हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, जब हम लोग जो n प्रकार के या p प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करते हैं उसमें हम लोग मोस्टली अशुद्धि मिलाते हैं निम्न वर्ग के तत्व को उच्च वर्ग के साथ अपमिश्रित करके। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ZnS में समन्वय संख्या होती है। देखिए, ZnS की जो समन्वय संख्या होती है जिंक सल्फाइड की या जिंक ब्लेंड या एसिड ब्लेंड की 4 होती है, जिसमें जिंक का भी और सल्फर का भी दोनों का जो समन्वय संख्या होता है वो कितना होता है? 4 होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या आता है कि तत्व B के परमाणु जो है वह 2/3 में HCP जालक बनाता है और तत्व A के परमाणु जो है वह चतुष्फलकीय रिक्तियों को क्या करते हैं? भरते हैं। तो A और B के द्वारा जो है वह बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? सबसे पहले ये समझिए कि B के परमाणु जो है वह क्या करते हैं? 2/3 HCP जालक बनाते हैं, ठीक है ना। तो 2/3 HCP जालक बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अष्टफलकीय रिक्तियों की अगर मान लीजिए कि B की हम लोग संख्या मान लेते हैं 1, तो यहाँ पर B परमाणुओं की आवश्यकता जालक बनाने के लिए कितना हो जाएगा? 2/3, यानी यहाँ से ये 2/3 परमाणु की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्या है, परमाणु A के द्वारा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या भरी जाती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों का दुगना होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उतना ही होगी जितनी B परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होगी हमारी, वो अष्टफलकीय रिक्ति हमारा क्या होगा? 2/3, और चतुष्फलकीय रिक्ति क्या हो जाएगा? तो चतुष्फलकीय रिक्ति हमारा अष्टफलकीय रिक्ति का दुगना हो जाएगा। तो अष्टफलकीय रिक्ति का दुगना हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो अब जरा सा आप ये इमेजिन कीजिए कि इस प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमारा जो A और B का जो रेशियो आता है वो 4 और 3 का आता है। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा A4B3, यानी A परमाणु 4 और B परमाणु 3 होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP के रूप में क्रिस्टलीकृत नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपर आपका CCP व्यवस्था को बनाता है, एल्युमिनियम आपका CCP व्यवस्था को बनाता है, आपका चांदी जो है वह CCP व्यवस्था को बनाता है, लेकिन जिंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिंक जो है वह HCP व्यवस्था को बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है। तो देखिए यहाँ जो CHCl है, ये CHCl जो है वह शॉर्टकी दोष को क्या करता है? दर्शाता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और AgBr जो है यह फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों, यानी ये फ्रैंकल दोष को भी दर्शाता है और ये शॉर्टकी दोष को भी दर्शाता है। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को दर्शाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर गो सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण नहीं है। देखिए Fe अगर बात करें लौह चुंबकत्व है, CO आपका लौह चुंबकत्व है, CrO2 भी लौह चुंबकत्व है, लेकिन आप MnO को देखेंगे तो ये प्रति लौह चुंबकत्व का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल पर यूं ही प्यार लुटाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।